स्क्रीन दिख रहा है ना, देख लो तो। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखो यहाँ भी हम लोग टर्म इक्विलिब्रियम के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे एक आगे टर्म लग गया है आयोनिक। तो आयोनिक से नाम से ही पता चल रहा होगा तुमको कि यहाँ पे हम लोग आयंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास ये पिछला जो चैप्टर हम लोग पढ़े केमिकल इक्विलिब्रियम, तो वहां पे देखोगे मोस्टली जो हमारे स्पीसीज इन्वॉल्व थे वो मॉलिक्यूलर स्पीसीज इन्वॉल्व थे ना। जनरली जो भी रिएक्शंस हम लोग लिख रहे थे वो केमिकल रिएक्शंस लिख रहे थे जिसमें कि मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे। वहां पे हम लोग आयंस का नहीं देख रहे थे। मतलब जितने भी रिएक्शंस या जितने भी फॉर्मूले हम लोग या न्यूमेरिकल्स जितने भी सॉल्व किए हम लोग, उसमें सारा स्पीसीज मॉलिक्यूलर स्पीसीज ही इन्वॉल्व था ना। जैसे PCl5 हो गया, या और कौन कौन से स्पीसीज के बारे में हम लोग किए थे। हेबर्स प्रोसेस। हाँ, अमोनिया गैस हो गया। ठीक है, तो वहां पे जनरली मॉलिक्यूलर स्पीसीज थे हमारे इन्वॉल्व। यहाँ पे जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे या जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो हमारे आयंस से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा होगा आयोनिक इक्विलिब्रियम है। तो इसको देखो, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले जैसे मान लो कोई भी सब्सटेंस है तो उसको हम लोग जनरली दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं ब्रॉडली। एक हो गया हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा हमारा हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। चलो, अब इलेक्ट्रोलाइट हम लोग किसको बोलेंगे। इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप का सब्सटेंस हुआ जो कि आयंस प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि आयोनाइज हो सकता है। तो सब्सटेंसेस विच कैन आयोनाइज और हम लोग बोल सकते हैं प्रोड्यूस आयंस, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट हम लोग किसको बोलेंगे, बताओ। Which विच cannot कैनॉट, produce ions. हाँ, विच कैनॉट प्रोड्यूस आयंस या विच कैनॉट फर्निश आयंस हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल बता सकते हो इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल। जनरली जितने भी हमारे एसिड्स हो गए, बेसिस हो गए, सॉल्ट्स हो गए, वो सारे इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे एग्जांपल HCl हो गया, NaCl हो गया, NaOH हो गया, ये सारे हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन जैसे इनका बनाओगे तो देखोगे ये आयंस फर्निश कर रहे हैं, तो इनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हुआ कि वो आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल बता सकते हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। Distilled water. हाँ, डिस्टिल्ड वाटर हो गया, डिस ठीक है, यूरिया हो गया, जैसे ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, केन शुगर, ये सारे कुछ कुछ एग्जांपल्स हम लिख रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जनरली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब पढ़ोगे, बहुत सारे एग्जांपल्स ये सारे आएंगे। यूरिया, ग्लूकोज, केन शुगर, ये सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैं जिनको कि तुम एक्वस सॉल्यूशन बनाओ तो वो आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में रखते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पे इस चैप्टर में मेनली हम लोग इसके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में मेनली हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ही डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि आयन से रिलेटेड हमको काम है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोलाइट को फर्दर जो है ये दो टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है। यह है कि कितने आयंस, कितने अमाउंट ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट को दो टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बता सकते हो क्या होता है। Which can fully स्ट्रॉन्ग, dissociate into ions. हाँ, जो वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं, 100% आयोनाइजेशन। मतलब जो भी स्पीसीज लेंगे एक्वा सॉल्यूशन बना तो वो पूरा स्पीसीज जो है हमारा आयंस में बदल गया है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में कुछ रहा ही नहीं हमारा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में रखते हैं। इसका एक टर्म यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन दोनों यूज होता है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। कोई बता सकते हो डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में क्या फर्क है।
देखो डिसोसिएशन में डिसोसिएशन में शायद अनचार्ज मॉलिक्यूल्स में वो बढ़ता होगा, और आयनाइजेशन में वो आयंस में डिसोसिएट करता होगा। देखो डिसोसिएशन और आयनाइजेशन में यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम हम क्या बात कर रहे हैं। डिसोसिएशन हम लोग यूज करेंगे जहां पे आयंस पहले से प्रेजेंट होते हैं, जनरली सॉल्ट के केस में। ठीक है, सॉल्ट्स में देखते हैं कि आयंस जैसे NaCl है तो वहां पे Na प्लस और Cl माइनस वो आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्टेड होता है ना, तो वो आयंस तो पहले से बना हुआ है, Na प्लस और Cl माइनस पहले से बना हुआ है। एक्वस सॉल्यूशन में जैसे ही डाले बस उसके आयंस क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो वहां पे जनरली क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो रहा है। तो उस टाइप को हम लोग बोलते हैं, उस कैटेगरी को डिसोसिएशन बोलते हैं हम लोग। और आयोनाइजेशन में एक्चुअली क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस होता है, जैसे पोलर मॉलिक्यूल के केस में होता है। जैसे HCl है, तो HCl क्या है, वो आयंस तो वहां पे पहले से प्रेजेंट नहीं है ना, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड उन दोनों के बीच में बना हुआ है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा। तो जैसे ही उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो हम लोग कंप्लीट चार्ज ही अज्यूम करते हैं कि वो उन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया और H पे जो है प्लस चार्ज हो गया, +1, और Cl पे -1 हो गया। तो वहां पे एक्चुअली चार्ज जो है पहले से प्रेजेंट नहीं है, आयंस के फॉर्म में वो पहले से प्रेजेंट नहीं है, वहां पे एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस हो रहा है। तो उसके लिए हम आयनाइजेशन यूज करते हैं, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, बात हम लोग आयंस की कर रहे हैं। डिसोसिएशन टर्म हो गया कि आयंस ऑलरेडी पहले से हैं वहां पे सॉल्ट वाले स्पीसीज जैसे जो हो गए, और आयनाइजेशन में क्या हुआ कि आयंस का एक्चुअली फॉर्मेशन हो रहा है। समझ आ गया बात, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के केस में वो हो गया। यस और नो, यस सर। क्लियर है ना। चलो, तो सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर हम लोग बात हाँ बोलो। सर डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी कुछ होता है क्या? डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी होता है। एसोसिएशन मतलब दो मॉलिक्यूल्स अगर आपस में कंबाइन किए तो वहां पे हम लोग उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कितने हद तक वो कंबाइन कर रहा है। ठीक है, उसको हम लोग डिग्री के टर्म में बोलते हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि डिग्री हमेशा 100% ही रहे। ठीक है, बहुत सारा 50% एसोसिएट हो रहा है, 70% एसोसिएट हो रहा है। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम लोग यूज करेंगे जहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स जो है या दो एटम्स आपस में कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना रहा हो या एक बड़ा कंपाउंड कुछ बना रहा हो। ठीक है, बिगर मॉलिक्यूल बना रहा हो, दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल, या फिर दो छोटे एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा हो, तो वहां पे एसोसिएशन यूज करेंगे। सर, हाँ, आयन फॉर्मेशन फिर से बता सकते हैं? क्या आयन फॉर्मेशन? अभी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन में बताए। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या हुआ, कितने हद तक वो आयोनाइज हो रहा है, कितने हद तक वो आयंस में बदल पा रहा है, उसी को तो बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। बात समझ रहे हो। अभी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ आयोनाइज, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग बोल रहे हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है। कंप्लीटली आयोनाइज होने का मतलब कि यहाँ पे जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है DOI, ये नियरली हमारा क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए। मतलब जो भी हम स्पीसीज ले रहे हैं वो सारा पूरा 100% किसमें कन्वर्ट हो रहा है हमारा, सर हम परसेंटेज है ये। सर जो अभी आप पोलर पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में जो बताए थे। क्या बताए थे, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल जैसे मान लो HCl है, तो यहाँ पे क्या चार्ज पहले से प्रेजेंट है क्या? नो सर। तो एक्चुअली ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है ना, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इसके बीच में बना हुआ है, क्योंकि दो हेटेरो मॉलिक्यूल्स हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे सॉरी क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। यस सर। अब जैसे ही इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। और हम लोग आइडियली जो है हम लोग इसको पार्शियल पॉजिटिव नहीं कंप्लीट चार्ज ही बोल देते हैं। ठीक है, तो +1 थियोरेटिकली, और इसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर आ गया -1। तो ये है आयोनाइजेशन, समझ रहे हो। यहाँ पे यस सर। चार्जेस जो है पहले से प्रेजेंट नहीं है सॉल्ट के तरह। तो सॉल्ट में पहले कैटायंस और एनायंस क्या होता है, पहले से प्रेजेंट होते हैं। समझ रहे हो बात, यहाँ पे यस सर। चार्जेस का एक्चुअली फॉर्मेशन हो रहा है ना।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से चार्जेस क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है, समझ रहे हो? तो यस इसको सर। बोलते हैं, ये हुआ आयनाइजेशन। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग बात कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होना चाहिए, नियरली इक्वल टू 1 होना चाहिए, या परसेंटेज आयोनाइजेशन अगर हम लोग बात करें तो परसेंटेज आयोनाइजेशन कितना होना चाहिए, नियरली इक्वल टू 100% होना चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमारा एग्जांपल्स अगर हम लोग बात करें, एग्जांपल्स क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ऑल सॉरी, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आ गए। या फिर सॉल्ट्स, जितने भी सारे सॉल्ट्स होते हैं उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स तो तुम लोग पढ़े ही होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का। यस और नो बता सकते हो? यहाँ बताओ तो, स्ट्रॉन्ग एसिड का। कोई भी बता। H2SO4। जनरली जितने भी ये सारे मिनरल एसिड्स होते हैं, जनरली सारे नहीं, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, HCl हो गया, ठीक है, HBr हो गया, HI हो गया, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल हैं। HClO4 हो गया, पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल्स। अब देखो हम लोग देख के नहीं बता सकते कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक, वो एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन होता है, ठीक है। उसके एक्सपेरिमेंटली एक्चुअली इसका के का वैल्यू होता है, वो बताएंगे के कैसे लिखते हैं। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग के इक्विलिब्रियम लिख रहे थे ना, के सी और के पी, यहाँ पे एसिड्स के केस में के ए आएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बोलते हैं, या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। बेस के केस में के बी आएगा, ठीक है। तो वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इसमें। ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो देख के नहीं बताया जा सकता है कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो सारे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन आ रहे हैं, के एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होते हैं। के अगर बहुत ज्यादा लार्ज है तो हम लोग बोलते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आ गया, के अगर बहुत ज्यादा छोटा है तो वो वीक एसिड के कैटेगरी में हो गया, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गया। स्ट्रॉन्ग बेसिस का एग्जांपल बता सकते हो? NaOH, सिर्फ KOH। NaOH, ठीक है। LiOH, जनरली, हाँ, जनरली जो अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स होता है, अल्कली मेटल समझते हो ना, जो फर्स्ट ग्रुप वाला एलिमेंट्स है, फर्स्ट ग्रुप वाले जो मेटल्स हैं उनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। तो अल्कली मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिस की तरह बिहेव कर रहे हैं। LiOH थोड़ा सा वीक बेस है, ठीक है, एज कम्पेयर टू NaOH एंड KOH, ठीक है। तो ये सारा हो गया NaOH, KOH, RbOH, CHOH, फिर BaOH होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे एग्जांपल्स हो गए हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस के। इसी तरह तीसरा कैटेगरी आ गया सॉल्ट, मतलब जितने भी सारे सॉल्ट्स होते हैं उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में रखते हैं। सॉल्ट्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स, KCl हो गया, K2SO4 हो गया, ठीक है, Na2SO4 हो गया, MgSO4 हो गया, ठीक है। ये सारे सॉल्ट्स जो हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में आ रहे हैं। कुछ कुछ एग्जांपल्स के लिए, ठीक है। अब चलो ये फर्स्ट कैटेगरी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में देखें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है उसका नियरली 1 के बराबर हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग ये एज्यूम मान के चल रहे हैं कि वो पूरा 100% आयोनाइज हो रहा है, 100% जितना भी स्पीसीज हम लोग लिए वो पूरा पूरा आयंस में बदल जा रहा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग किसको बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारा जो है, इसको हम लोग बोल सकते हैं पार्शियली आयोनाइज्ड, बोल सकते हैं ना, पार्शियली आयोनाइज्ड। और इसमें जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, अल्फा जिसको डिनोट कर रहे हैं हम लोग, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ये किसके किसके बीच लाई करेगा, 0 से 1 के बीच लाई करेगा। समझ रहे हो बात? अल्फा जो है वो 0 से 1, इनफैक्ट ये 1 से बहुत ही छोटा होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग देखेंगे आगे जब अप्रोक्सीमेशन लेंगे, तो अल्फा जो होता है ना 1 से बहुत ही छोटा होता है। मतलब इसका जो वैल्यू होता है वो 0.04 इस टाइप का आएगा, 1 से वेरी लेस वैल्यू आएगा, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में एग्जांपल्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, वीक बेसिस, वीक एसिड्स, ठीक है। ये सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स हो गए।
वीक इलेक्ट्रोलाइट, चलो इसमें बताओ, वीक एसिड्स का एग्जांपल बताओ फटाफट। स्ट्रॉन्ग एसिड तो हम बता दिए, वीक एसिड का एग्जांपल बता सकते हो तुम लोग? कार्बोनिक एसिड एंड ऑल कार्बोनिक, ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, कार्बोनिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, HCOH। ऑर्गेनिक एसिड जनरली जो है वो वीक कैटेगरी में रहता है। एसिटिक एसिड CH3COH, HCN। सर ऑर्गेनिक एसिड के एरिया में कोई एक्सेप्शन होता है? क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। सर ऑर्गेनिक एसिड में कोई एक्सेप्शन होता है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो? ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते ना, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड में, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कंपैरिजन नहीं हो सकता है, उसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स को आपस में कंपेयर करते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है कौन ज्यादा वीक है। तो हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि कोई भी एसिड जो है वो स्ट्रांग है या वीक। एक्चुअली वो के वैल्यू से डिटरमाइन होता है, ठीक है। और ऑर्गेनिक एसिड्स का जब हम लोग मिनरल एसिड्स के साथ जब कंपैरिजन करते हैं तो वो बहुत ही वीक होता है उसके कंपैरिजन में। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड्स का आपस में जब कंपैरिजन करेंगे तो वो अलग अलग तरीका होता है उसको कंपेयर करने का। वो सब ऑर्गेनिक में GOC के अंदर हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सारा पढ़ते हैं, कैसे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, वो सारा चीज वहां पे पढ़ोगे, ठीक है। तो H2CO3 हो गया, HCOH हो गया, ये फॉर्मिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। HCN हो गया। इसके बाद H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये भी एक वीक एसिड है। H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, ये भी वीक एसिड है। H2S, ठीक है। ये H2S क्या एक्चुअली एसिडिक गैस होता है ना, समझ रहे हो बात। इसको जब एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे तो एक एसिड की तरह ये बिहेव करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। तो वो हम लिख रहे हैं H2S एक्वस वाला। फिर एक होता है H2C2O4, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ये सारे वीक एसिड्स के एग्जांपल्स हैं। वीक बेसिस तुम लोग बता सकते हो? NH4OH। सर NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सर अमोनिया। MgO, हाँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस हो गया। फिर ऑर्गेनिक जो बेसिस होते हैं, ऑर्गेनिक थाइलामीन। बेसिस मतलब, हाँ, मिथाइल अमीन हो गया, इथाइल अमीन हो गया, या फिर बेंजाइल, ये हो गया ना एनिलीन जिसको बोलते हैं हम लोग। बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप है, ठीक है। ये कंपाउंड क्या होता है, एनिलीन कहलाता है, ठीक है। फिर RNH2, R हो गया अल्काइल ग्रुप, इसके साथ कोई भी NH2 ये ग्रुप अगर अटैच है तो इसको हम लोग वीक बेस की कैटेगरी में, यहाँ पे CH3 डाल दोगे तो ये मिथाइल अमीन हो गया, C2H5 डाल दोगे तो इथाइल अमीन हो गया, ठीक है। समझ रहे हो, तो ये सारे वीक बेसिस की कैटेगरी में आ गए। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट्स, ये जनरली हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ये वीक एसिड्स और वीक बेसिस, ये जो हमारा हो गया ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है ना तुम लोगों को? एग्जाम्पल्स थोड़ा ध्यान रखना, ये मतलब जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो ऑलरेडी तुम लोग को याद ही हो जाएगा अपने आप, ठीक है। नोट कर चुके हो उतना? Yes. आवाज आ रहा है ना सबको? यस सर। चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं एसिड बेस के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अभी तक तुम लोग प्रीवियस क्लासेस में या 8 9 10 में जो भी हो, तो वहाँ पे तुम लोग एसिड बेस का एक डेफिनेशन पढ़े होगे, आर्हीनियस का। याद है तुम लोगों को आर्हीनियस डेफिनेशन या आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस? यस सर। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली तीन तीन डेफिनेशन पढ़ेंगे, तीन तीन साइंटिस्ट अलग तरीके से हमारे सिलेबस में है। यहाँ पे तीन तीन साइंटिस्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दिए थे अपने अकॉर्डिंग एसिड बेस, और एसिड और बेस का ही जनरली हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तीन पढ़ेंगे हम लोग, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे लुइस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इन
इसमें से कौन कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़े? आर्हीनियस वाला तुम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हो। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कोई पढ़ा है? ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट किसी को कोई आइडिया है इसके बारे में? प्रोटॉन एक्सेप्टर और डोनर का है। लुईस कॉन्सेप्ट। चलो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। फर्स्ट जो है हमारा ये आर्हीनियस, इसके अकॉर्डिंग ये तो सब लोग पढ़ा होगा। एसिड को कैसे डिफाइन किया गया है यहाँ पे? एसिड्स का डेफिनेशन क्या है आर्हीनियस के अकॉर्डिंग? एसिड फर्निश H+ आयन इन इट्स aqueous सॉल्यूशन। ठीक है, तो वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग एसिड बोलेंगे जिसका एक्वस सॉल्यूशन में हमको क्या प्रोड्यूस करे, वो H+ आयंस फर्निश करके दे। H+ आयंस या फिर उसको हम लोग हाइड्रोनियम आयंस के फॉर्म में भी बोलते हैं। हाइड्रोनियम आयंस मतलब क्या हुआ, H+ जो है वो एक्सेस ऑफ वाटर के साथ कंबाइन करके H3O+ होता है, तो दोनों करेक्ट है। मोर अप्रोप्रिएट बोलना हाइड्रोनियम आयंस करेक्ट होगा। ठीक है, तो एसिड्स को हम लोग बोल सकते हैं कि सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूसेस H+ आयंस। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, H+ हम ब्रैकेट में लिख देते हैं H3O+। ठीक है, आयंस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्चुअली ये H+ जो है ना, एक्सेस ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर तो एक्सेस में प्रेजेंट होता है। कोई भी एसिड को अगर तुम वाटर के साथ मिक्स कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, ये H+ जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग तुम लोग पढ़ चुके होगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हो या नहीं कोऑर्डिनेट यस बॉन्डिंग? सर। तो यहाँ पे एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का ही एग्जांपल है ना। H+ जो है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है H2O के साथ, तो ये बन जाता है H3O+ एक्वस। इसी को बोला जाता है ये हाइड्रोनियम आयन है। क्या नाम है इसका? हाइड्रोनियम आयन। सर ये इरिवर्सिबल है। क्या हुआ? ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स का डेफिनेशन क्या है कि वैसा सब्सटेंस जिसका एक्वा सॉल्यूशन तुम प्रोड्यूस करो तो हमको आइदर H+ या फिर हाइड्रोनियम आयंस, दोनों दोनों करेक्ट है, दोनों के फॉर्म में तुमको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करें एक्वा सॉल्यूशन में तो उसको हम लोग एसिड बोल देंगे। और बेस के लिए जैसे एग्जांपल इसके अकॉर्डिंग आर्हेनियस एसिड्स का एग्जांपल क्या क्या था? HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। ये सारे एसिड्स का जब एक्वा सॉल्यूशन बनाया गया तो उनको H+ आयंस प्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक है, बेस बेस का डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग क्या था बताओ? एसिड का तो डेफिनेशन हम लोग पढ़ लिए, बेस का डेफिनेशन इट आर्हेनियस। प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल आयन। हाँ, तो बेसिस को हम लोग बोल सकते हैं कि सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्सिल आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन बोलो। हाइड्रोक्साइड मतलब OH- आयन को बोलते हैं हम लोग इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, तो उसको बेस बोला गया अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। ठीक है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जैसे इसके इसमें एग्जांपल हो गया NaOH है, KOH है, ठीक है, RbOH है, ये सारे इसके अकॉर्डिंग बेस थे। ये ऑलरेडी पढ़ रखे हो ना सब लोग आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट? यस और नो? ये तो 9 Yes. 10th में बताया जाता है ना, पढ़ रखे हो? तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में देखो एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एक्वस मीडियम जरूरी है। अगर एक्वस मीडियम यूज नहीं करोगे तो आर्हेनियस का डेफिनेशन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो एक्वस मीडियम का कंपलसरी है आर्हेनियस में। ठीक है, चलो नोट कर चुके हो सब लोग? यहाँ पे लिख सकते हो नोट करके, अगर रिक्वायरमेंट ऑफ एक्वस मीडियम इज कंपलसरी।
ठीक है, इन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। अब इसमें देखो, इसमें सॉल्वेंट या फिर एक्वस मीडियम का प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है। तो इसमें जनरली ये बोला गया ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग कि एसिड वैसा सब्सटेंस है जो कि H प्लस को डोनेट करेगा, या H प्लस को हम लोग प्रोटॉन के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, क्योंकि H प्लस देखो हाइड्रोजन के पास एक्चुअली एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तभी तो वो H प्लस का फॉर्मेशन करेगा ना। H प्लस कब बनेगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन जो था उसके अंदर वो निकल गया उससे बाहर। तब एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो उसके न्यूक्लियस में सिर्फ क्या बचा है, एक प्रोटॉन ही तो बचा है। यस और नो? यस सर। बोल। तो इसलिए H प्लस को जो है हम लोग प्रोटॉन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, इसलिए प्रोटॉन भी बोला जाता है उसको बहुत जगह। तो एसिड्स, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स वैसा सब्सटेंस है विच कैन डोनेट, क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्रोटॉन। H प्लस या फिर प्रोटॉन, इसको एसिड बोल देंगे। और इसके अकॉर्डिंग बेसिस का डेफिनेशन क्या था, इट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। एसिड्स जो है अगर वो H प्लस को प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है तो बेस क्या है, वो H प्लस या प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो बेसिस वैसा सब्सटेंस है विच कैन एक्सेप्ट H प्लस या फिर प्रोटॉन। तो ये है ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड्स और बेसिस का डेफिनेशन। जैसे बेस में जैसे हम लोग ले सकते हैं, जैसे अमोनिया है NH3। अब अमोनिया के पास क्या होता है, एक लोन पेयर है ना नाइट्रोजन के ऊपर। अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके पास एक लोन पेयर अवेलेबल है। अब मान लो इसके कांटेक्ट में H प्लस आया कहीं से, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनेगा या नहीं बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में पड़े हो गए ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन के क्या बनेगा, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। यस और नो? ये क्या है, अमोनियम आयन। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो अमोनिया गैस है या अमोनिया मॉलिक्यूल जो लिए हम लोग, ये एक्चुअली क्या कर रहा है, H प्लस को या प्रोटॉन को एक्सेप्ट ही तो कर रहा है ना। प्रोटॉन एक्सेप्टर है ना ये, या H प्लस एक्सेप्टर? यस और नो? Yes. तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्या है, किसकी तरह बिहेव करेगा, एक बेस की तरह, क्योंकि ये H प्लस को या प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इसको आर्हेनियस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको हम लोग बेस बोल सकते हैं क्या, NH3 को? बताओ। नो सर। No, हाँ, sir. आर्हेनियस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये ड्राई अमोनिया गैस जो है वो बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। लेकिन वही अगर मॉइस्ट अमोनिया गैस ले लेंगे हम लोग, अमोनिया गैस अगर मॉइस्ट कर दिए, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर मिला दिए, तो फिर वो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, बन जाएगा ना। क्योंकि मॉइस्ट अमोनिया गैस ले लोगे तो अमोनिया गैस वाटर में बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल होता है, तो उसमें जरा सा भी मॉइस्चर आएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ, NH4OH, है ना? समझ आ रहा है? Yes, sir. तो यस अब सर। मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे OH माइनस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो मॉइस्ट अमोनिया गैस अगर लिखा हुआ है तभी वो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस की तरह बिहेव करेगा। ड्राई अमोनिया गैस है तो वो ड्राई अमोनिया गैस को हम लोग बेस बोलेंगे आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, यस और नो? नो सर। नो सर। लेकिन ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग अमोनिया गैस को एक बेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, और वो लोन पेयर जो H प्लस को डोनेट करके उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करके NH4 अमोनियम आयन बना सकता है। तो वहां पे एक्चुअली वो ये क्या है, अमोनिया गैस जो एक्चुअली एक प्रोटॉन डोनर की तरह बिहेव कर रहा है, सॉरी प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बेस बोल सकते हैं। ठीक है, और एसिड तो जो कि H प्लस डोनेट कर सकता है, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, जो भी H प्लस को डोनेट कर सकते हैं तो वो एसिड्स हो गए। ठीक है, अब इसमें जो होता है ना, एक कॉन्जुगेट कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर।
ये सुने हो कोई या पढ़े हो, बताओ तो यस सर। क्या होता है ये। सूरज तुम बताओ, याद है कुछ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। नो सर। नो सर, याद है या नहीं, जल्दी बताओ। नो सर। चलो, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखना कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, देखो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है कि एसिड के केस में, देखो एसिड क्या हो रहा है, ये H प्लस को लूज कर रहा है। एसिड वैसा स्पीसीज है जो कि प्रोटॉन को लूज करता है, H प्लस को लूज करता है। तो एसिड अगर H प्लस को लूज करेगा, तो एसिड देखो, एसिड माइनस H प्लस, तो ये एसिड जैसे ही H प्लस को वो लूज किया, तो जो स्पीसीज बचा है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कॉन्जुगेट बेस। उस एसिड का ये क्या कहलाएगा, जो स्पीसीज बचेगा उसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गए। ठीक है। अब बेस हमको पता है, इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है, वो H प्लस को एक्सेप्ट करता है, यस और नो। तो बेस जैसे ही H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद जो भी स्पीसीज का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, उस स्पीसीज को हम लोग क्या बोल देंगे, कॉन्जुगेट एसिड बोल देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है बात। Yes, sir. एसिड अगर H प्लस को लूज किया या प्रोटॉन को लूज किया, तो प्रोटॉन लूज करने के बाद जो भी स्पीसीज बचेगा उसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस बोल देंगे। उस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। और बेस जो है H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद जो भी स्पीसीज का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा उसको बोल देंगे हम लोग कॉन्जुगेट एसिड। तो वो जो है उस बेस का ये कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू अभी समझाएंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लेकिन एक पॉइंट नोट करके लिखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस फॉर्म्स वीक conjugates एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये बात समझ आ रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा, वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ये बोलने का मतलब हुआ कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा ना, वो कॉन्जुगेट बेस क्या होने वाला है, वीक होने वाला है। और वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है। समझ आया बात। उसी तरह हम Yes, लोग sir. बेस के टर्म में बात कर सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड आएगा ना वो वीक होगा, और वीक बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड आएगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, जैसे मान लो अभी जो हम लोग एग्जांपल देखे थे, ये अमोनिया गैस का, अमोनिया गैस देखो NH3 है, ये H प्लस एक्सेप्ट किया, ये बना रहा है अमोनियम NH4 प्लस। ठीक है, अब ये क्या है, अमोनिया गैस जो एक्चुअली एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। बेस जो है ये H प्लस एक्सेप्ट किया, H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या फॉर्म किया, अमोनियम आयन फॉर्म किया। तो इस बेस का ये अमोनियम आयन क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस क्या फॉर्म करेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, और एसिड क्या फॉर्म करेगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। समझ रहे हो बात। तो बेस अगर H प्लस Yes. एक्सेप्ट किया, तो बेस H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद जो भी स्पीसीज वहां पे बनेगा उसको हम लोग बोल देंगे उस बेस का वो क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। समझ रहे हो बात। Yes, sir. अब ये अमोनिया जो होता है ये वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, पहले ये बताओ। सर वीक। वीक बेस, अमोनिया जो है एक बहुत ही वीक बेस होता है। तो वीक बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड बनने वाला है, वो कॉन्जुगेट एसिड कैसा होने वाला है, स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। Strong. तो ये जो वीक बेस है ना, इसका जो कॉन्जुगेट बना, कॉन्जुगेट एसिड जो बना, ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है। समझ रहे हो बात। Yes, sir. चलो अब ये बताना, जैसे हम एग्जांपल लिख रहे हैं HCl, HCl जो है ये एक ब्रॉन्स्टेड के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये H प्लस डोनेट करेगा, H प्लस लूज करेगा और Cl माइनस। तो H प्लस जैसे ही ये लूज किया, H प्लस लूज करने के बाद ये क्या बचेगा, Cl माइनस सिर्फ बचा, यस और नो। तो HCl देखो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमको पता है ये एसिड है।
और इस एसिड का ये Cl माइनस जो बना, ये Cl माइनस क्या कहलाएगा उस एसिड का? कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। Yes. और ये कॉन्जुगेट बेस जो होने वाला है ये कैसा होने वाला है, स्ट्रॉन्ग या वीक, ये बताओ। वीक। Weak. वीक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो वीक बनेगा। ठीक है, अब ये बताना, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लिख रहे हैं HCN। HCN जो है ये H प्लस और Cn माइनस फॉर्म कर रहा है, ये भी प्रोटॉन लूज कर सकता है, H प्लस लूज कर रहा है और Cn माइनस। तो ये HCN जो है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक वीक एसिड का एग्जांपल है ये। और इसका जो ये Cn माइनस इस एसिड का क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। और ये कॉन्जुगेट बेस जो हमारे पास मिला है, ये कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है? Strong. स्ट्रॉन्ग। वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। बात समझ में आया? तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, इन्हीं दोनों को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये दोनों जो है ना, ये बेस, ठीक है, और ये कॉन्जुगेट एसिड, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गए। ठीक है, उसी तरह HCl और Cl माइनस ये भी आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गए। HCN और Cn माइनस ये भी आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में सिर्फ और सिर्फ किस चीज का डिफरेंस होगा, एक H प्लस का डिफरेंस हो रहा है। एक H प्लस का ही तो डिफरेंस है ना कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में। Yes, sir. ध्यान से ऑब्जर्व करो तुम लोग, एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस होगा। अगर एक से ज्यादा H प्लस का डिफरेंस हो रहा है तो उसको हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं बोलेंगे। क्लियर है, ये ध्यान रखना। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस आयन का डिफरेंस है, एक सर से ज्यादा। हाँ, सर जिस तरह NH4 प्लस NH3 का कॉन्जुगेट एसिड है, उसी तरह वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि NH3 NH4 प्लस का कॉन्जुगेट बेस है। बोल सकते हैं, तो वो दोनों आपस में पेयर कहला रहा है ना। यस सर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर तो उसको बोल ही रहे हैं हम। ठीक है, ये चीज अगर समझ में आ गया तो जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोगों को, ये बताओ तो HS माइनस एक स्पीसीज दे रहे हैं हम तुम लोगों को, HS माइनस, इसका बताना है तुमको, इसका लिखना है तुमको कॉन्जुगेट बेस क्या होगा और कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। फटाफट बताओ तो। HS माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा और कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। कॉन्जुगेट बेस H2 माइनस और कॉन्जुगेट एसिड H2S। कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, H2 माइनस H2 माइनस, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड क्या हो गया, H2S। H2S, सही है। सबका आ रहा है ये? शुभम, हाँ सर। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहा होगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। जो भी स्पीसीज हमको दिया हुआ है, HS माइनस यहाँ पे हमको दिया गया है, अगर इसका हमको कॉन्जुगेट बेस निकालना है, तो कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो हमको HS माइनस को किसकी तरह ट्रीट करना होगा, एक एसिड की तरह ट्रीट करना होगा। समझ रहे हो, क्योंकि एसिड से ही हमको कॉन्जुगेट बेस मिल सकता है ना। तो अगर हमको कॉन्जुगेट बेस फाइंड आउट करना है तो उस स्पीसीज को तुमको ट्रीट करना होगा एसिड की तरह। अब एसिड की तरह जैसे ही ट्रीट करोगे तो एसिड का काम क्या होता है, एसिड का नेचर कैसा होता है ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन क्या है कि वैसे स्पीसीज जो कि H प्लस को लूज कर सकता है, प्रोटॉन को लूज कर सकता है। तो जैसे ही H प्लस को लूज करेगा, H प्लस जैसे ही निकल गया इससे, तो बचेगा क्या, H प्लस लूज करने के बाद बताओ, S पे पावर 2 माइनस बचेगा, यस और नो। क्योंकि देखो ऑलरेडी इसके पास एक नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, अब एक H प्लस एक पॉजिटिव और निकल गया, उससे H प्लस अगर निकल गया तो उसके बाद उसके ऊपर एक और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। समझ रहे हो बात? Yes, sir. तो इसका अगर हमको कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो कॉन्जुगेट बेस निकालने के लिए इसको हमको ट्रीट किसकी तरह करना होगा, एसिड की तरह।
और एसिड का बिहेवियर क्या होता है, वो H प्लस को लूज करता है। H प्लस लूज करने के बाद ये क्या बचा, S पे पावर 2 माइनस बचा, तो यही इसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो गया। ठीक है, अब कॉन्जुगेट एसिड उसका निकालना है, तो कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो HS माइनस को हमको किसकी तरह ट्रीट करना होगा, एक बेस की तरह ट्रीट करना होगा। और बेस का बिहेवियर क्या होता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, बेस का डेफिनेशन क्या है, बेस वैसा सब्सटेंस है जो कि H प्लस को क्या कर रहा है, या प्रोटॉन को Accept. एक्सेप्ट। तो प्रोटॉन को जैसे ही एक्सेप्ट करेगा, HS माइनस देखो H प्लस को एक्सेप्ट किया, तो H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बना लिया, H2S बन जाएगा। उसके चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गए, एक प्लस एक माइनस न्यूट्रलाइज हो गया पूरा, और कंपाउंड क्या बन गया, H2S। तो ये H2S क्या कहला जाएगा, इस बेस का ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया। समझ आ गया बात। यस सर। चलो, तो ऐसे ही तुमको करना होगा, जो भी स्पीसीज दिया गया है, अगर कॉन्जुगेट बेस पूछा गया है तो उसको उस स्पीसीज को एसिड की तरह ट्रीट कर लेना, कॉन्जुगेट एसिड पूछा गया है तो उसको बेस की तरह ट्रीट कर लेना। ठीक है, अब एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करके लिखो, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत जरूरत पड़ेगा कि रिएक्शन जो है ना, हमेशा रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन where strong acid or base forms weak acid or base। ठीक है, ये ध्यान देना कि रिएक्शन जो है हमेशा उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा ऑलवेज जहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस का कन्वर्जन जो हो रहा होगा वीक एसिड या बेस में हो रहा होगा। ठीक है, रिवर्स नहीं हो सकता है, मतलब वीक एसिड या बेस से स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। रिएक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा जिस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस जो है वो वीक एसिड या बेस में कन्वर्ट हो रहे होंगे। ठीक है, तब ये बताना तुम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं HCl प्लस CN माइनस। ठीक है, ये बना रहा है HCN प्लस Cl माइनस। ये रिएक्शन जो है ये करेक्ट है, यानी ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ। और एक तो ये रिएक्शन लिख रहे हैं हम, और एक दूसरा रिएक्शन लिख रहे हैं HCN प्लस Cl माइनस। ये क्या बनाएगा, HCl प्लस Cl माइनस। इन दोनों में बताओ कौन सा रिएक्शन प्रोसीड करेगा, कौन सा नहीं करेगा। ये फर्स्ट है हमारा और ये सेकंड है, बोलो। सेकंड वाला। सेकंड वाला प्रोसीड करेगा। यस सर। अभी क्या बताया गया, स्टेटमेंट नहीं पढ़े ढंग से। सर फर्स्ट वाला कर जाएगा प्रोसीड। स्टेटमेंट में क्या लिखाया गया है कि रिएक्शन हमें हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करता है जहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस जो है वो वीक एसिड या बेस बना रहा होगा। तो HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, यस सर। और ये HCN जो बना रहा है ये वीक एसिड है। समझ रहे हो बात। और ये HCN जो है, HCN और CN माइनस, HCN अगर एक वीक एसिड है तो CN माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है इस वीक एसिड का। ये ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग ही है ना, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। और HCl अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HCl माइनस क्या है, इस HCl का ये कॉन्जुगेट बेस है। अब HCl अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या है, वीक, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वीक कॉन्जुगेट बेस बोल सकते हैं। यस और नो, ये बताओ। तो रिएक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, वीक एसिड या बेस में। तो ये ऊपर वाला रिएक्शन देखो और नीचे वाला रिएक्शन देखो। नीचे वाले में अगर देखोगे तो ये क्या है, हमारा वीक एसिड, ये हमारा वीक कॉन्जुगेट बेस हो गया, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस हो गया। कौन सा रिएक्शन होना चाहिए, फर्स्ट या सेकंड। फर्स्ट। फर्स्ट। तो पहला वाला रिएक्शन प्रोसीड करेगा, सेकंड वाला रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन इसके।
तब रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, ये फॉर्म नहीं होगा। समझ रहे हो बात? रिएक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, हमेशा ये ध्यान रखना, ऑलवेज, जहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस जो है वो वीक एसिड या बेस में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है? यस और नो? चलो अब इसमें एक स्पेशल सा टर्म आता है, ये तुम लोग सुने होगे या नहीं पता नहीं। देखो, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, कौन कौन सुना है? एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, कोई सुना है इसको? सूरज, तुम सुने हो एम्फीप्रोटिक स्पीसीज? नो सर। नो सर। चलो, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, एक एग्जांपल एचएस माइनस था, वो एक्चुअली एक एम्फीप्रोटिक स्पीसीज ही है। एम्फीप्रोटिक स्पीसीज हम लोग उसको बोलते हैं which can accept as well as donate H प्लस। ठीक है, वो ऐसा स्पीसीज जो कि H प्लस को एक्सेप्ट भी कर सकता है और H प्लस को डोनेट भी कर सकता है, उसको हम लोग एम्फीप्रोटिक स्पीसीज बोलते हैं। बात समझ आया? अभी जो एच एस माइनस हम लोग देखे थे वो एक एम्फीप्रोटिक स्पीसीज का एग्जाम्पल है या नहीं, ये बताओ। एच एस माइनस जो हम लोग देखे थे यस वो H है। प्लस, वो H प्लस को एक्सेप्ट भी कर रहा था और H प्लस को डोनेट भी कर रहा था। ठीक है, दोनों की तरह वो बिहेव कर रहा था, एक्चुअली दोनों के लिए एप्लीकेबल था। H प्लस डोनर भी था वो, H प्लस एक्सेप्टर भी था। तो उस टाइप के स्पीसीज को बोला जाता है एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। ठीक है, जिसमें एग्जांपल लिख सकते हो एच एस माइनस। तो एच एस माइनस H प्लस को एक्सेप्ट करके, प्लस अगर ये H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा था तो H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बना रहा था? H2S, और माइनस H प्लस, अगर ये H प्लस को लूज कर रहा था तो H प्लस लूज करने के बाद ये क्या बना रहा था? S2 माइनस। समझ रहे हो बात? तो इस टाइप के स्पीसीज को बोला जाता है एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। जैसे एम्फीप्रोटिक स्पीसीज में हम लोग एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे ये H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड है ये। ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड जो होता है ना, ये एक्चुअली इसके पास दो H प्लस है लूज करने के लिए। तो ये क्या है ना, एक बार में ये, मान लो अगर एक ही H प्लस लूज किया तो एक H प्लस लूज करने के बाद ये क्या हुआ? HC2O4 और एक माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, ये एक और H प्लस लूज कर सकता है, तो एक और, क्योंकि एक और इसके पास आयोनाइजेबल H प्लस आयंस है, आयोनाइजेबल H प्लस आयंस है, तो ये निकल गया, तो ये क्या बच जाएगा? C2O4 2 माइनस। तो अब देखो ये, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला जो स्पीसीज है, ये बीच वाला जो स्पीसीज बचा, ये एक एम्फीप्रोटिक स्पीसीज की तरह बिहेव करेगा या नहीं, ये बताओ। यस सर। ये H प्लस को एक्सेप्ट भी कर सकता है और H प्लस को डोनेट भी कर सकता है। ठीक है, ये हमारा एसिड हो गया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? H प्लस को लूज ही कर सकता है, ये H प्लस को एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता है, इसलिए ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब ये C2O4 2 माइनस, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? हमेशा बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये H प्लस, अब फर्दर H प्लस तो ये लूज नहीं कर सकता है, और क्योंकि इसके पास आयोनाइजेबल H प्लस आयंस बचे ही नहीं है। समझ रहे हो बात? यस ये सर। सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह बिहेव कर सकता है? बेस की तरह। लेकिन ये बीच वाला जो स्पीसीज है, ये क्या हो गया? एक एम्फीप्रोटिक स्पीसीज हो गया, क्योंकि ये H प्लस को एक्सेप्ट भी कर सकता है और H प्लस को डोनेट भी कर सकता है। सर तो इस, हाँ बोलो। सर, तो एम्फोटेरिक क्या है? एम्फीप्रोटिक है, एम्फोटेरिक नहीं। ठीक है, एम्फोटेरिक तो अलग चीज है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। नोट कर लिया इसको? हेलो? यस सर। चल, अब एसिड्स के टर्म में हम लोग एक बेसिसिटी बात करते हैं, याद है तुम लोग को? एसिड्स जब डिफाइन किए थे, या तुम लोग पढ़े भी होगे, एसिड्स के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, बेसिसिटी। ये कोई बता सकते नंबर हो ऑफ क्या होता है? आयनाइजेबल H प्लस आयंस।
हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। हाँ, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस। ठीक है, ये ध्यान देना, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। तो किसी भी एसिड में कितने नंबर, किसी भी एसिड के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी। ठीक है, अगर देखो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से ये डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं आयोनाइजेबल H प्लस आयंस। तो जो भी हाइड्रोजन आयन उसमें होने, हाइड्रोजन एटम्स जो है उसमें प्रेजेंट, वो आयोनाइज अगर हो रहे होंगे तभी उसको हम लोग बेसिसिटी में काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख रहे हैं एसिड और इधर लिख रहे हैं बेसिसिटी, तुम लोग बताते जाना। तो HCl बेसिसिटी क्या होगा? 1 1। H2SO4 बेसिसिटी क्या होगा? 2। HBr बेसिसिटी क्या होगा? 1 1। H3PO4 बेसिसिटी क्या होगा? 3 3। H3PO3 बेसिसिटी क्या होगा? 3 3। गलत हो गया ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एक चीज 3 गलत हो गया, इसका करेक्ट आंसर है 2। H3PO2 इसमें बताओ। 1 यहाँ पे अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देख के बताओगे कि बेसिसिटी इसका 3 होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। इसका आंसर क्या है? ये 1। 1 इज द करेक्ट आंसर। ये देखो, ये एक्चुअली इसके स्ट्रक्चर से आता है, इसलिए यहाँ पे ये आयोनाइजेबल टर्म जो है इंपॉर्टेंट था। कितना नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस है उसको हम लोग बेसिसिटी से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये H3PO4 का जो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होता है, केमिकल बॉन्डिंग में तुम लोग पढ़े होगे, P डबल बॉन्ड O, है ना? ये OH याद है या नहीं? Yes, sir. yes sir ये है H3PO4, ये है H3PO2, OH OH और एक H, और ये है, सॉरी ये H3PO3 है, और H3PO2 का कैसा हो जाएगा? P डबल बॉन्ड O, OH H और ये H। अब तुम लोग को साफ साफ डिफरेंस दिख रहा होगा इन तीनों में। दिख रहा है? yes sir नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस आयंस, तो H प्लस कौन सा आयनाइज होगा? जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। फॉस्फोरस से जो कनेक्टेड है हाइड्रोजन डायरेक्टली, वो आयनाइज हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि दोनों का जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस है वो नियरली इक्वल टू 0 ही है, या बहुत ही कम है, वो 0 के करीब है बिल्कुल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से वो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं हो पाएगा, है ना? और वहां से H प्लस आयंस जो है वो रिलीज नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो बात? तो आयोनाइज आयोनाइज कौन से हाइड्रोजन आयंस होंगे यहाँ पे, जो सिर्फ और सिर्फ किससे कनेक्टेड है? Oxygen. oxygen sir ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से कभी मत जाना। बेसिसिटी जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से डिसाइड नहीं होता है, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयन से डिसाइड होता है। यहाँ पे साफ साफ फर्क दिख रहा है कि तीनों एसिड्स में हमको पता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स तो सब में 3 3 है, लेकिन बेसिसिटी तीनों का डिफरेंट है। H3PO4 का बेसिसिटी 3, इसको हम लोग ट्राई बेसिक एसिड बोलेंगे। ये हो गया ट्राई बेसिक, ये हो गया डाई बेसिक, और H3PO2 क्या हो गया? मोनो बेसिक। समझ रहे हो बात? ये बात क्लियर है ना, या कोई डाउट है? बताओ जल्दी से। अब देखो यहाँ पे जैसे इसका हम लोग, इसमें भी एम्फीप्रोटिक स्पीसीज हम लोग बता सकते हैं। जैसे H3PO4 है, ये एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। एक बार में ये मान लो फर्स्ट में एक बार में ये फर्स्ट स्टेप में ये एक H प्लस लूज किया, तो एक H प्लस लूज करने के बाद ये क्या बनाएगा? H2PO4 माइनस। दूसरा H प्लस लूज किया, HPO4 2 माइनस।
और एक और आयनाइजेबल H प्लस आयन है, तीसरा भी लूज करेगा तो ये क्या बनाएगा, PO4 3-। अब बताना ये जो बीच में दो स्पीसीज आए, ये दोनों स्पीसीज क्या एम्फीप्रोटिक स्पीसीज कहलाएंगे या नहीं? यस सर। लेकिन PO4 3- ये एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है या नहीं? ये क्या है? सिंपली बेस हो गया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अब H प्लस को एक्सेप्ट ही कर सकता है ना, H प्लस लूज तो कर नहीं सकता है अब। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। चलो इसी तरह H3PO3 अगर लें तो H3PO3 में कितने एम्फीप्रोटिक स्पीसीज मिलेंगे बताओ? H3PO सॉरी कितने मिलेंगे? H2PO3-1 और इसके बाद HPO3-2-। बस इसके बाद और फर्दर ये आयनाइज हो सकता है कि और फर्दर ये No, H sir. प्लस लूज नहीं, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस आयंस जो है वो 2 ही है, बेसिसिटी इसका 2 है। तो ये हो गया हमारा एसिड, ठीक है, ये हो गया हमारा एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस, क्योंकि ये फर्दर जो है H प्लस और लूज नहीं कर सकता, ये ध्यान देना। अब इसके पास कोई भी आयनाइजेबल H प्लस आयंस नहीं बचे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं H3PO2। इसमें बताओ कोई एम्फीप्रोटिक स्पीसीज बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही H प्लस को लूज कर सकता है, तो एक H प्लस लूज कर दिया तो ये क्या बनाएगा, H2PO2-। ठीक है, इसके बाद फर्दर ये आयोनाइज नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस इसके पास बस एक ही है। तो ये हो गया हमारा एसिड और ये हो गया हमारा बेस। ये ध्यान रहेगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। याद रहेगा या नहीं तुम लोगों को? Yes, sir. चलो तो एक बार अच्छे से समझ लो इसको। तो बेसिसिटी जब भी किसी एसिड का हम लोग डिफाइन करते हैं तो वो नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। फटाफट इसको नोट कर लो। ये सब ऑलरेडी पढ़े थे तुम लोग या पहली बार पढ़ रहे हो? सर पढ़े सारा आर्हीनियस नहीं वाले सर तो पढ़े हो? Yes, ब्रॉन्स्टेड sir. ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे तुम लोग, या कुछ पढ़े भी होंगे पहले? सर अतुल सर पढ़ाए थे NTS के लिए। अच्छा पढ़ाए थे, ठीक है, तो रिवाइज हो गया ना? कोई डाउट है इसमें, देख लो एक बार। अभी बेसिक ही कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से इसका हम लोग मेन टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। अभी तो बस डेफिनेशन ही हम लोग देख रहे हैं कैसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन से रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए ये सब करना जरूरी था, ठीक है। देख लो इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो। सर हाँ बोलो। सर अरेनी से कंसेप्ट के हिसाब से प्रोड्यूस करना है कि होने से भी चलेगा? क्या होने से भी चलेगा मतलब? सर अरेनी से बेस OH फर्निश करता है, OH माइनस, तो उससे OH अगर है फर्निश नहीं कर रहा है तब वो बेस नहीं है। OH अगर है तो ऑब्वियसली बेस है ही ना। OH- अगर उस सॉल्यूशन में मिल गया तो ऑब्वियसली वो बेस की तरह बिहेव करेगा, वो बेस कैसे भी आए, पहले से हो या फिर फर्निश हो क्या हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मतलब OH माइनस को सेपरेट आउट होना जरूरी नहीं है उससे? सेपरेट आउट होना जरूरी है ना, OH- आयंस मिलने चाहिए हमको, आयनिक फॉर्म में OH- प्रेजेंट होने चाहिए, तभी तो उसको हम लोग बोलेंगे ना। जैसे एसिड कैसे डिफाइन हुआ, एसिड में H प्लस आयन सेपरेट होने चाहिए ना, या H3+ आयन सेपरेट होने चाहिए, वो HCl के फॉर्म में ही रहेगा तो उसको बोलेंगे क्या एसिड, जब तक आयंस नहीं मिलेंगे हमको। सर समझ रहे हो बात? ये सर इसका मतलब अमोनिया पहले जाके NH4OH बनाता है, उसके बाद फर्निश करता है आयन। हाँ
जैसे ही NH4OH बनेगा, अगर एक्वस मीडियम में मॉइस्चर है वहां प्रेजेंट, तो अपने आयंस में तो टूटेगा ना वो, एक्वस मीडियम है तो। भले ही वो वीक बेस है, लेकिन पार्शियल आयनाइजेशन तो होगा ही ना उसका। यस सर। तो कुछ ना कुछ तो आयंस बनेंगे ना वहां पे OH माइनस के। यस सर। तो ऑब्वियसली वो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस होगा। ठीक है, और कुछ? एक और हमारा बच गया, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। वो भी तुम लोग शायद केमिकल बॉन्डिंग में वो पढ़े होगे, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में पढ़े हो केमिकल बॉन्डिंग में? नो सर। नहीं बताया गया? बताया गया, यस और नो? No, sir. ठीक है, चलो इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। नहीं बताया गया तो अच्छी बात है, हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे इसको। ठीक है, तो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जो हमारे सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, उसका डेफिनेशन बिल्कुल अलग है इन दोनों से, तो वो भी देखते हैं हम लोग उसके अकॉर्डिंग कैसे एसिड बेस को क्लासिफाई किया गया, तो वो अगले क्लास में। ठीक है, चलो और कुछ पूछना है आज? तुम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट करो, ठीक है? जो जो नहीं बनाया सब लोग बना लिए हो केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस? बुकलेट बाकी है। बुकलेट बाकी ही है अभी? क्या तुम लोग बनाते हो फिर? इतने दिन चल रहा था, कम से कम मोर देन 15 डेज तो वो टॉपिक चला ही होगा ऑलमोस्ट, फिर भी तुम लोग बुकलेट स्टार्ट ही नहीं किए हो अभी तक। उसे स्टार्ट क्वेश्चंस किया, मिड में है। तो फिर प्रैक्टिस कहाँ से करते हो तुम लोग? बुकलेट बाकी है तो मतलब जो क्लास में क्वेश्चन कराते हैं बस वही उसी को देखते रहते हो क्या? हम कितना बोले, बुकलेट और प्रीवियस ईयर ये दोनों कर लो, इनफ है इतना। अगर बहुत ज्यादा टाइम है तब फिर कोई टेक्स्ट बुक लो, उठाओ पहले बुकलेट, और उसके बाद बुकलेट एनसीईआरटी बना लो, ठीक है? बुकलेट बना लो और प्रीवियस ईयर बना लो, इतना कर लोगे तो काफी है। और फर्दर सॉल्व करना है तो फिर कोई फिजिकल केमिस्ट्री का कोई बुक ले लेना ढंग का, उसको सॉल्व कर सकते हो। पहले इतना करने के बाद, तुम लोग यहीं एसी में अटके रहते हो तो कहाँ से तुम लोग आगे करोगे? ठीक है, अभी तो तुम लोग के पास काफी टाइम है, तुम लोग ले सकते हो टाइम, लेकिन ये बेसिक सब ये तो कंप्लीट करो पहले। कोई भी बुकलेट नहीं बनाया अभी तक? सर बनाए। ठीक है, चलो बनाओ, कंप्लीट करो उसको, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। ठीक है, जो भी डाउट आ रहा है वो पूछ सकते हो तुम लोग। डिस्कशन क्लास तो तुम लोग का लगता ही है ना, डिस्कशन क्लास में डिस्कस कर लेना जो भी डाउट आएगा, या फिर क्लास में अगर पूछना है तो शुरुआत में पूछ सकते हो। ठीक है, यस सर। चलो चलो फिर आनिक, हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं।